हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का वन शॉट वीडियो। साथ ही साथ हम PYQ भी देखेंगे। तो अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो वो भी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते ही शुरुआत करते हैं। सो वेलकम टू आवर वन शॉट सीरीज, राइट, वन शॉट रिविजन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इन दिस लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे? वी revise the entire chapter from beginning to the end. We'll connect all the topic together, revise important NCERT fact, solve board level questions and learn memory tricks. So चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो गोल्डन रूल क्या है आपको रिमेंबर रखना है? चैप्टर 9, ठीक है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स, और चैप्टर 10 क्या करता है कि कैसे वो काम करता है, वेयर बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड, ठीक है। चैप्टर 9 में हमने क्या पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, और चैप्टर 10 में हम पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? तो देखो, एग्रीकल्चर फेसेस मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। देखो, अगर इंसेक्ट अटैक हो गया तो सारे के सारे फसल मर जाएंगे, हीट और कोल्ड ज़्यादा हो गया तो सारे फसल मर जाएंगे, सूखापन हो गया तो सारे फसल मर जाएंगे, सैलिनिटी हो गया तो फसल मर जाएंगे, प्लांट डिजीज लग गया तो फसल मर जाएंगे, लो क्रॉप यील्ड हुआ तो फार्मर मर जाएंगे, ऐसा सब, फार्मर लोग को डिफिकल्टी होगी, तो ऐसा सब होता है, ठीक है ना। सो एग्रीकल्चर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम देता है, राइट, मतलब बहुत मेहनत का काम है, और हम खाने का प्लेट ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम उसके पीछे का मेहनत नहीं देखते, राइट। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? हेल्प सॉल्व दीज प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करता है, जिसमें वो प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आखिर होता क्या है? सो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम GM क्रॉप्स। आर प्लांट हुज DNA इज चेंज यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक। देखो, GM क्रॉप्स जो क्या है, इसका DNA चेंज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से चेंज करते हैं और उसमें यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक लगा देते हैं, ठीक है। वाई आर GM क्रॉप्स डेवलप्ड? क्यों बनाया गया इसको? ताकि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन सके। अगर कोई कीड़ा फसल में बार बार लग रहा है तो वो प्लांट का हम जेनेटिक ही चेंज कर देंगे, जिससे वो कीड़ा उसको लगे ही नहीं। अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। अबायोटिक यानी कि नेचर रिलेटेड जो होता है, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब, ठीक है ना, सनलाइट हो गया, ड्राउट हो गया, ये सब अबायोटिक में आता है। तो इसको टॉलरेंस करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। रिड्यूस पेस्टिसाइड्स यूज, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स को कम करने के लिए, कम यूज़ करने के लिए बनाया गया GM क्रॉप्स। हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू, और GM क्रॉप्स की वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होता है, बिल्ड बेटर यील्ड देता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है, और शेल्फ लाइफ लॉन्गर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विथ विटामिन A टू हेल्प रिड्यूस विटामिन A डिफिशिएंसी। अगर किसी में विटामिन A की कमी है तो सिर्फ गाजर खाने से कुछ नहीं होता, गोल्डन राइस खाने लगेंगे आप तो उसका भी कमी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो, यहाँ पे क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे यूजफुल जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद वो जीन बनने के बाद वो प्लांट जो होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाता है, जिसकी वजह से बेटर यील्ड और बेटर क्वालिटी बनता है। ये है बेसिक, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ GM क्रॉप इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एज 1 मार्क्स, क्वेश्चन आता है। सो बोर्ड टिप्स है आपके लिए, ठीक है। 1 मार्क्स में आता है GM क्रॉप्स का डेफिनेशन। साथ ही साथ वेल ऑब्जेक्टिव आर ऑफन आस्क्ड इन 3-5 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन इसका आता है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ क्या है? डिफाइन। इस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ चला गया? देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो। डिफाइन GM क्रॉप, ठीक है, GM क्रॉप, और मेंशन 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग GM क्रॉप, मतलब 4 कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से GM क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये मैंने बोला था ना, आता है। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सॉल्व करके याद कर लेनी है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा BT कॉटन। BT कॉटन क्या है? वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज BT कॉटन। ये एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी लगाया गया, ठीक है, ये एग्रीकल्चर में, जिस इज BT कॉटन। साइंटिस्ट यूज द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये BT का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। दिस बैक्टीरिया नेचुरली प्रोड्यूस BT टॉक्सिन। और ये जो बैक्टीरिया है ये नेचुरली क्या प्रोड्यूस करता है? BT टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इंसेक्ट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। सो द जीन रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड क्राइजिन। देखो, BT टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो जीन होता है उसको क्राइजिन बोला जाता है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं? इस जीन को उठा के कॉटन प्लांट में डाल दिया। देखो, ये बैक्टीरिया हो गया, सपोज यहाँ पे इसका क्राइजिन हो गया,
राइट। सो क्राइजीन को उठा के इसने प्लांट कॉटन में डाल दिया, कॉटन प्लांट में डाल दिया। सो रिजल्ट क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, खुद ब खुद वो बीटी टॉक्सिन बनाने लगेगा, जिसकी वजह से वो बॉलवर्म जो उसको खा रहे थे वो अब उसको नहीं खाएंगे क्योंकि वो मर जाएंगे। ठीक है। सो हाउ डज बीटी वर्क्स, देखो बीटी कैसे, बीटी कॉटन कैसे काम करता है। तो देखो जो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन जो होता है सबसे पहले वो बनाता है इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसको खाएगा, वो प्लांट को खाएगा, क्या होगा, प्रोटॉक्सिन एंटर द एल्कली गट। ये जैसे कि ये कीड़ा हो गया, एक बॉलवर्म हो गया, यहाँ पे हमारा कॉटन प्लांट है, उसको आके चुपचाप से खाने लगा, है ना, खाने लगा, खाया खाया पत्ता खाया, तो इसका ये गट में जाएगा। जैसे ही ये प्रोटॉक्सिन गट में गया तो इसके गट में वो अल्कली नेचर की वजह से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हुआ तो इसके मीट गट को खराब कर देगा, और मीट गट को खराब कर देगा तो ये जो वर्म है वो खाना पीना छोड़ देगा, और जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। ठीक है। सो इट डैमेज द इंसेक्ट मीट गट सेल और द इंसेक्ट डाई। ठीक है ना, ऐसे काम करता है। तो देखो बीटी बैक्टीरियम क्या है, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है। ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन क्रिस्टल्स जैसे कि अल्फा एंडोटॉक्सिन। ठीक है। इसका एक क्राइजीन होता है, बीटी टॉक्सिन होता है, राइट, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, और ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले को जीन को क्या कहते हैं हम, क्राइजीन। ये क्राइजीन को उठा के साइंटिस्ट ने क्या किया, कॉटन प्लांट में डाल दिया, ये क्राइजीन को उठा के कॉटन प्लांट में डाल दिया, क्राइजीन इंसर्टेड इनटू अ कॉटन प्लांट जीनोम। ठीक है ना। सो बीटी प्रोड्यूस, यहाँ पे जो बैक्टीरिया बीटी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था वो अब कौन प्रोड्यूस करने लगेगा, प्लांट प्रोड्यूस करने लगेगा, और जैसे ही वो बॉल बॉम, जैसे ही ये पत्ता खाएगा तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोएक्टिव फॉर्म में प्रोटॉक्सिन होता है, वो जैसे ही इसके अंदर घुसा, यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने साथ उसके मिड गट को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। देखो जैसे ही जो एक्टिव हुआ, यहाँ पे एक्टिव होते ही उसके मिड गट को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और मिड गट को डैमेज करेगा तो ये खाना पीना छोड़ देगा, स्टॉप फीडिंग। ये जो बॉलवर्म है, ये बॉलवर्म है जो वो खाना पीना छोड़ देगा, और उसके वजह से ये मर जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, बीटी कॉटन जो है वो अपने आप को सेव कर लेता है बिना किसी पेस्टिसाइड्स के। ठीक है ना। सो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्पल में, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बीटी कॉटन विथ नीट डायग्राम। ये मैंने अभी बताया तो आप बता सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई इज बीटी टॉक्सिन कॉल्ड प्रोटॉक्सिन। देखो प्रोटॉक्सिन क्यों होता है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जैसे ही वो मिड गट अल्कली नेचर, अल्कली से मिलता है, वैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चैप्टर में आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस का शॉर्ट फॉर्म इज आरएनए-आई। ठीक है। आरएनए-आई इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे अंदर होता है। इट्स जॉब इज टू स्विच ऑफ हार्मफुल जीन, और इसका काम क्या है, जो हार्मफुल जीन होता है हमारे डीएनए में उसको स्विच ऑफ करना। सपोज ये हार्मफुल, यहाँ पे हमारे पास एक जीन रह गया है, तो इसको क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा, और मैसेज देगा ही नहीं कि ये प्रोटीन बनाए, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट आएगा ही नहीं। सो इसका काम ही क्या है, स्विच ऑफ करना हार्मफुल जीन को। ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग डीएनए, आरएनए डिस्ट्रॉय एमआरएनए। ये डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करके बल्कि एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ से यहाँ सपोज ये हमारा गंदा वाला जीन है, मतलब कोई गंदा सा प्रोटीन बनाने का मैसेज लेके आया है, तो ये इसको क्या कर देगा, इसको खराब कर देगा, इतना ही डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि ये मैसेज बनाए ही ना, मतलब वो प्रोटीन बनाए ही ना। ठीक है। सो विदाउट एमआरएनए प्रोटीन कैन नॉट बी फॉर्म। अगर एमआरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन साइलेंसिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जीन को साइलेंस कर देना, दैट इज जीन साइलेंसिंग। ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, द रूट नॉट नेमाटोड मेलोडाइनजिन इकोग्निटा अटैक टोबैको प्लांट। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। सो टेंशन नॉट, ठीक है ना, द रूट नॉट नेमाटोडा, जिसका नाम है मिलोइडोजाइन इकोग्निटा, ये क्या कर देते हैं, टोबैको प्लांट को अटैक कर देते हैं। सो साइंटिस्ट क्या किए इन्होंने, साइंटिस्ट इंसर्टेड जीन दैट प्रोड्यूस सेंस आरएनए एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस यानी कि सपोज ये आरएनए हो गया ATTGC, तो इसका एंटीसेंस क्या होगा, क्योंकि ये आरएनए है तो ए का यूटी का AUT, राइट, यू फिर जी का सी का जी, ऐसा सब एंटीसेंस बन जाएगा, राइट। आपने चैप्टर 5 पढ़ के आए हैं तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ये हो गया, ये वाला हो गया सपोज सेंस, ए सेंस हो गया, सपोज दिस इज बी एंटीसेंस हो गया, तो ये एक दूसरे से दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है। सल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जिसको हम क्या बोलेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, DsRNA। दिस एक्टिवेट आरएनए इंटरफेरेंस, और ये वाला जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये आरएनए इंटरफेरेंस को एक्टिवेट करता है। द मैचिंग एमआरएनए इज डिस्ट्रॉय, और इसके वजह से जो मैचिंग एमआरएनए होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहाँ से जब, क्योंकि एमआरएनए ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, सो हार्मफुल प्रोटीन बनेगा ही नहीं,
नहीं, और इसकी वजह से नेमाटोडा कैन नॉट सर्वाइव, इसकी वजह से टोबैको प्लांट को बचाया गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक सेंस आरएनए है, टारगेट जीन सीक्वेंस, राइट। उसके बाद इसका एंटीसेंस बना सेम टू सेम कंप्लीमेंट्री बेस पेयर का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया था, और ये दोनों जुड़ जाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये सेंस 1 सेंस 2 एंटीसेंस, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। सो आरएनए इसके वजह से एक्टिवेट होता है। उसके बाद डायरेक्ट डाइशर कट डीएसआरएनए इनटू एसआईआरएनए एंड एसआईआरएनए, ठीक है ना, लोड्स इनटू एसआई रिस्क। देखो यहाँ से क्या किया, डीएसआरएनए को काट कर दिया, और उसके वजह से हमारा जो एमआरएनए है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एमआरएनए एंड क्लीवेज इट, ठीक है। तो यहाँ पे एमआरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और जब एमआरएनए ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, सो यहाँ से प्रोटीन बनता ही नहीं है, जिसके वजह से कोई भी गंदा इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं रहता है। और इसके वजह से क्या होगा, प्रोटीन गंदा वाला प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो प्लांट क्या होगा, हेल्दी हो गया, और पेस्ट डिजीज जीन स्लाइस प्लांट रिमेन हेल्दी, ठीक है। तो इसके वजह से प्लांट हेल्दी रहता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, एक्सप्लेन आरएनए इंटरफेरेंस विद द एग्जाम्पल ऑफ मिलोइडोजाइन इकोग्निटा एंड व्हाट इज जीन साइलेंसिंग, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक ये हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। याद है ना कि नहीं है, नहीं है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लेना, ठीक है। अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिग्स एंड कैटल। देखो पहले के ज़माने में जब हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लाइक बायोटेक्नोलॉजी नहीं आया था, तो उस टाइम क्या करते थे, इंसुलिन जो था एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिग्स एंड कैटल से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट होता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम्स क्या होती थी कि इंसानों में एलर्जी होने लगती थी, लिमिटेड सप्लाई और बहुत सारा चाहिए होता था, पिग्स और कैटल चाहिए होते थे, राइट। सो साइंटिस्ट क्या किए, यूज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उन लोगों ने क्या किया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, जिसकी वजह से ह्यूमन इंसुलिन बनने लगा, जिसको कहा जाता है ह्यूमलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर देखिए, चेन ए होता है जिसमें 21 अमाइनो एसिड आपको पता है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, दिस इज आर चेन, राइट। यहाँ पे अमीन ग्रुप NH2 एंड दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहा जाता है, क्लास 11, राइट, ये आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा कार्बन उसको बोला जाता है जब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइन ग्रुप हो गया, आर चेन हो गया, NH, चारों अलग अलग वैलेंसी से जुड़ी हुई है। सो दिस इज अल्फा कार्बन, ओके। और इस स्ट्रक्चर एक को कहा जाता है अमाइनो एसिड। वैसे ही समझ में आया ना। सो यहाँ पे ए चेन में 21 अमाइनो एसिड होता है, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड होता है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, सल्फाइड बन के, जैसे कि ये चेन ए हो गया, यहाँ पे 21 अमाइनो एसिड्स हो गए, ये चेन बी हो गया, यहाँ पे 30 अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर होता है ना, वो वाला बॉन्ड से ये कनेक्टेड होते हैं, जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है। इनिशियली इंसुलिन इज प्रोड्यूस एज प्रो इंसुलिन। सबसे पहले क्या होता है, इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रो इंसुलिन कैन कंटेन सी पेप्टाइड। देखो याद रखने वाली बात है, यहाँ पे ए वाला ये होता है, फिर यहाँ पे सी वाला होता है सी पेप्टाइड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कहीं जाके बी चेन होता है, जहाँ पे 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 21 अमाइनो एसिड्स और यहाँ पे सी पेप्टाइड हो गया, और यहाँ पे 30 अमाइनो एसिड्स। तो ये सब आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फिगर भी हम देखेंगे आसानी से। सो जब प्रो इंसुलिन जो होता है, सी पेप्टाइड इज रिमूव टू फॉर्म एक्टिव इंसुलिन। जो हमारा प्रो इंसुलिन जो था जिसमें सी पेप्टाइड था, उसमें से रिमूव हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक्टिव इंसुलिन। सो प्रोडक्शन क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं जीन फॉर ए एंड बी चेन सेपरेटली। देखो आइसोलेट कर देते हैं जीन को, अंत उसके बाद क्या करते हैं वो लोग अलग अलग बनाते हैं, जीन ए को जीन बी को करके, उसके बाद अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। उसके बाद दोनों जीन को क्या करेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद बैक्टीरिया प्रोड्यूस 2 चेन, बैक्टीरिया 2 चेन प्रोड्यूस करेगी। एक होगा चेन ए जिसमें 20 अमाइनो एसिड्स होंगे 21, और एक होगा चेन बी जिसमें 30 होगा अमाइनो एसिड्स, और दोनों को जोड़ देंगे बाय सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। सो उसी को क्या बोलते हैं, इंसुलिन। तो देखो यहाँ पे प्रो इंसुलिन के जैसे कि मैंने बताया था, इधर है 21 अमाइनो एसिड्स, राइट, इधर है 30 अमाइनो एसिड्स, और ये प्रो इंसुलिन है क्योंकि यहाँ पे सी पेप्टाइड बॉन्ड बचा है 31 अमाइनो एसिड। अगर ये हट गया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे किससे, सल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, उसको ही क्या बोलते हैं हम, इंसुलिन। तो ये अभी प्रो इंसुलिन फॉर्म में है, और इंसुलिन जब बनेगा तो ये वाला जो पार्ट है सी पेप्टाइड, ये रिमूव हो जाएगा। सो प्रो मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, याद रखना, ठीक है।
सो देखो, प्रो इंसुलिन इज इनएक्टिव प्रिकॉर्सर ऑफ इंसुलिन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, A chain 21 amino acid, C peptide 31 and B chain 30 amino acid. During maturation the C peptide is removed from active insulin. A plus B chain फॉर्म होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ये 21 अमाइनो एसिड्स हो गए, यहाँ पे 30 अमाइनो एसिड्स हो गए. C वाला तो निकल गया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, उसको ही इंसुलिन कहा जाता है. ठीक है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं ह्यूमलिन का, ह्यूमलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन. तो देखो, ह्यूमन इंसुलिन के लिए ये जीन ए और जीन बी को क्या करेंगे, सेपरेटली आइसोलेट कर देते हैं और सेपरेटली ही बैक्टीरिया में डाल देते हैं, ई कोलाई में. ठीक है, तो यहाँ पे ये ए चेन प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा बी चेन. ए चेन में होता है 21 अमाइनो एसिड्स, राइट. यहाँ पे NH2 दैट इज अमीन ग्रुप एंड COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे होगा 30 अमाइनो एसिड, राइट. सो यहाँ पे जब ये दोनों 21 चेन एंड 30 चेन बाय डाइसल्फाइड जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये होगा हमारा इंसुलिन दैट इज ह्यूमन इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है. यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन. क्या क्या काम था, प्रोडक्शन कैसे हुआ रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन का. और साथ ही साथ क्वेश्चन आया है व्हाई डज मेच्योर इंसुलिन नॉट कंटेन सी पेप्टाइड. देखो, मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड क्यों नहीं होता है. सो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, सो आप उसको लिख लेना. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जीन थेरेपी, ADA डिफिशिएंसी. यहाँ पे क्या है, ADA स्टैंड फॉर एडिनोसाइन डिमिनीज. ठीक है, इफ द ADA जीन इज डिफेक्टिव, अगर देखो हमारे अंदर अगर ADA जीन ही डिफेक्टिव होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही गंदा हो जाएगा, वीक हो गया. दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड ADA डिफिशिएंसी, और इसी के वजह से उस डिसऑर्डर का क्या नाम रखा गया, ADA डिफिशिएंसी. इसका ट्रीटमेंट क्या है. सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स हमारे रिमूव करते हैं फ्रॉम पेशेंट से. लिम्फोसाइट कहाँ होता है, WBC में, राइट. और नॉर्मल ADA जीन इज इंसर्टेड, और यहाँ पे नॉर्मल ADA जीन इंसर्ट कर देते हैं. उसके बाद मोडिफाइड सेल आर कल्चर्ड, उसके बाद वो जो मोडिफाइड सेल जो है उसको कल्चर करेंगे फिर पेशेंट्स में बैक डाल देंगे उसको. सो दिस इज कॉल्ड एक्स वीवो जीन थेरेपी. एक्स वीवो यानी कि बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए एक्स वीवो. ठीक है, परमानेंट इसका क्योर क्या है, इफ द नॉर्मल जीन इज इंट्रोड्यूस एट इट्स एम्ब्रायनिक सेल. अगर कोई भी नॉर्मल जीन जैसे कि हम बॉडी में डाल रहे हैं किसी ADA डिफिशिएंसी पेशेंट्स को, सो उसके एम्ब्रायनिक स्टेज में जैसे कि वो वुम्स में है मदर्स के, उसी टाइम डाल दिया तो वो परमानेंटली क्योर हो जाता है. ठीक है, सो फ्लो चार्ट देखो, यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उनके लिम्फोसाइट पहले ब्लड सैंपल लेके लिम्फोसाइट रिमूव कर देंगे और उसमें ADA जीन डाल देंगे, राइट. उसके बाद सेल को कल्चर करेंगे और फिर इंजेक्ट करके उस पेशेंट में डाल देंगे, जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी अच्छा हो जाता है और ADA डिफिशिएंसी से बच जाता है. ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन जीन थेरेपी फॉर ADA डिफिशिएंसी, और वाई इज एक्स वीवो जीन थेरेपी इज टेम्पररी. तो ये है, लेकिन अगर परमानेंट करना है तो एम्ब्रायनिक सेल होना चाहिए, लाइक एम्ब्रायनिक सेल स्टेज पे डालना पड़ेगा. तो देखो, इसका फिगर की बात करें तो यहाँ से ब्लड सैंपल लिया, पेशेंट्स का ब्लड लिया, लिम्फोसाइट्स को रिमूव कर दिया, राइट. और यहाँ पे जैसे लिम्फोसाइट्स का रिमूव किया, नॉर्मल जीन जो होता है वो वहाँ पे इंसर्ट करके मॉडिफाई करेगा, इस मतलब सेल कल्चर को बनाएगा. उसके बाद लास्ट में उस पेशेंट में इंजेक्ट बैक कर देगा, जिसके वजह से ADA एंजाइम प्रोड्यूस होगी और उसके वजह से इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और उससे बार बार वो जो इंसान बीमार हो रहा था वो नहीं होगा. ठीक है, सो एक्सप्लेन जीन थेरेपी ऑफ ADA डिफिशिएंसी, व्हाई इज एक्स वीवो जीन थेरेपी इज टेम्पररी. ये मैंने अभी क्वेश्चन बताया, राइट. सो ये है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन अर्ली डिजीज डिसेक्शन. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि बीमारी का पहले ही पता लगा लेना. सो 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, एक है PCR दैट इज पॉलीमर चेन रिएक्शन. देखो, ये सारे पढ़ के आए हैं, हम चैप्टर 9 में भी पढ़े हैं, तो आई होप आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई. सो PCR मेक्स मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ DNA. जैसे कि हमें कोई भी क्राइम सीन पे छोटा सा DNA मिल गया तो साइंटिस्ट लोग को या फिर खोजकर्ताओं को क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी होगी उस DNA को पढ़ने को. सो क्या करते हैं ये लोग, PCR मशीन लगा के इस DNA का मिलियन कॉपी बना लेते हैं. सो स्टेप्स क्या होता है, 1 में क्या होता है, डीनेचुरेशन, जिसका डिग्री 95 डिग्री सेल्सियस होता है, हीट टेम्परेचर. और नंबर 2 है एनिलिन में 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको ट्रीट किया जाता है. नंबर 3 इज एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है. ऐसे PCR करके यहाँ पे HIV डिटेक्शन होता है, कैंसर डायग्नोसिस होता है, डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स चेक होता है, और साथ ही साथ DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी काम किया जाता है PCR में. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अलीशा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट AC. ठीक है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है. सो ये क्या करता है, इट डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी. देखो,
एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है, जिसके वजह से यूजिंग बेस्ड कलर रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर वर्सेस एलिशा, ये दोनों एक दूसरे फुल फॉर्म के साथ साथ आपको इसको डिफरेंस भी याद रखना पड़ेगा, राइट। सो पीसीआर क्या करता है, डिटेक्ट डीएनए, ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करता है डीएनए को, लेकिन एलिशा क्या करता है, कलर रिएक्शन करता है। पीसीआर जो है जेनेटिक डायग्नोसिस करता है, वेयर एज एलिशा इज इन्फेक्शियस डायग्नोसिस होता है। सो इस टॉपिक से बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड स्टेप्स ऑफ पीसीआर। सो पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, सो आपको वो लिखना है और उसका प्रिंसिपल क्या है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीसीआर एंड एलिशा, तो मैंने अभी कराया, आप वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आता है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, आर द एनिमल हुज डीएनए हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए। कोई भी एनिमल का डीएनए चेंज करके उसमें फॉरेन डीएनए डाल देना ही ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, देखो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया क्यों गया, क्योंकि स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और डिजीज रिसर्च के लिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये सब के लिए क्या बनाया गया, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया। अराउंड ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल में 95% तो माउस ही है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है, मेंशन 5 यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का 5 यूजेस बताना है, तो देखो यहीं पे हमने इतना सारा बताया है, आपको सिर्फ उसमें से 5 लिखना है। नेक्स्ट हम आता है हमारा एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज यानी कि GEAC। GEAC का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसका फंक्शन क्या है, इसमें GM ऑर्गेनिज्म को इवेलुएट करना और साथ ही साथ अप्रूव करना एनवायरमेंट रिलीज के लिए, ये इंडिया में एक कमेटी है, ठीक है। बायो पेटेंट आता है एक टर्म, बायो पेटेंट क्या है, अ लीगल राइट ओवर अ बायोलॉजिकल इन्वेंशन। किसी चीज़ का अगर बायोलॉजिकल इन्वेंशन हो रहा है, उसमें किसी का लीगल राइट इज बायो पेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इज यूजिंग बायोपायरेसी रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन और बेनिफिट शेयरिंग। देखो ये बायोपायरेसी का मतलब किसी का सामान चलाना, किसी देश का सामान चलाना, कोई भी चीज़ चलाना बिना उसके परमिशन के और ना ही उसको कोई बेनिफिट शेयर करना ही बायोपायरेसी कहलाता है, चीटिंग कहलाता है, राइट। सो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले प्लांट, एनिमल और माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ भी यूज किया, ट्रेडिशनल नॉलेज लगा के उसको बिना परमिशन क्या किया, यूज किया, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए ही बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे कि वीडियो किसी के चैनल से वीडियो हम डाउनलोड करके अपने चैनल पे डालना ही बायोपायरेसी कहलाता है, बिना उसके परमिशन को, ठीक है। सो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी। सो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्टेट द रोल ऑफ GEAC। सो इसका रोल आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर चैप्टर का ओवरव्यू की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का 3 मेन है। अगर ये चैप्टर की बात करें तो सबसे पहला वाला आता है एग्रीकल्चर, इसका एप्लीकेशन, मेडिसिन एंड एथिकल इशूज, ये है नंबर 3, राइट। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, BT क्रॉप पढ़ा, RNI पढ़ा, ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ा, राइट। और यहाँ पे मेडिसिन में इंसुलिन पढ़ा, ADA थेरेपी पढ़ा, PCR एंड साथ ही साथ एलिशा पढ़ा। वेयर एथिकल इशूज में GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पढ़ा, बायोपेटेंट पढ़ा, बायोपायरेसी पढ़ा। सो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है, ठीक है। तो रैपिड 2 मिनट्स रिविजन की बात करें तो GM क्रॉप क्या करता है, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करता है। BT कंटेन क्राई जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। BT का फुल फॉर्म याद रखना है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। RNAi क्या करता है, डिस्ट्रॉय, mRNA को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से जीन साइलेंसिंग होती है, जिसकी वजह से वो गंदा वाला प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन कंटेंट क्या होता है, A चेन में 21 अमाइनो एसिड्स, B चेन में 30 अमाइनो एसिड्स। एरिया डेफिशिएंसी इज ट्रीट यूजिंग जीन थेरेपी, और अगर परमानेंटली करना है तो एम्ब्रायनिक स्टेज पे डालना पड़ेगा, ठीक है। PCR क्या करता है, एम्पलीफाइड DNA करता है। एलिशा डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडीज एंड अबाउट 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। जितने सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं उसमें अराउंड 95% जो है वो माइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा GEAC रेगुलेट्स द इन्वायरमेंट रिलीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो इन्वायरमेंट में कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को रिलीज करना है, ये डिसाइड करता है GEAC। बायोपेटेंट आर लीगल राइट्स, वेयर एज बायोपायरेसी इज अनऑथराइजेशन एक्सप्लॉइटेशन। देखो बायोपेटेंट जो क्या है, वो किसी ने इन्वेंशन किया तो उसका लीगल राइट्स मिलता है, वेयर एज बायोपायरेसी जो है किसी के बिना परमिशन का उसका रिसोर्सेज यूज करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आंसर करूँगी। और आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर्स के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।